देश के आने वाले 15 से 20 साल कैसे होंगे। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। स्किन केयर के ऊपर सबसे बड़ा झूठ क्या है? सूरज की रोशनी से दूर रहना ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्रीम से एंटी एजिंग हो सकती है। आंवले का पकाकर खा लो। क्या ये सेम चीज वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी आर्मपिट काली होती है? 100 ग्राम बेसन देसी चने का, 100 ग्राम मसूर की दाल का आटा। तो ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि स्किन हेल्दी हो? जोकर समझती हैं आटा छानने के बाद जो निकलता है। अभी करके बताएं, आप पानी पीने का मंगवाइए जरा। बुरे गट से हेयर फॉल भी होता है? निश्चित रूप से। क्या नेचुरल कोई तरीका है कि बाल वापस आ जाए? आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हथेली पर भी आपके बाल उग जाएंगे। आप चाय को जहर क्यों बोलते हैं? बहुत जहरीले, बहुत घटिया, ट्रैंकुलाइजर डालें। सिद्धार्थ शुक्ला, ऋषि कपूर, इरफान खान, सिंगर के ये जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हमारे देश में यंगस्टर्स में बढ़ रहा है। जितनी भी माँ हैं उनके घर की जो किचन है उसमें सबसे जहरीली चीज क्या है? दोस्तों, जितनी बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, जिस चीज को टीवी में प्रमोट करते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में यूज नहीं करते, फिर भी इनकी स्किन ग्लो करती है, बाल घने होते हैं, हेल्दी रहते हैं। कैसे? अक्षय कुमार ने खुद बताया वो अपनी लाइफ में आयुर्वेद को यूज करते हैं। यार, जब मैं छोटा था मेरी नानी बोलती थी स्किन ड्राई हो रही है, क्रीम क्रूम छोड़, तेल लगा ले। लिप्स खराब हो रहे हैं, मलाई लगा ले, ठीक हो जाएगा। हम बड़े ही अपनी नानी दादी के इन नुस्खों से हुए हैं। ये भारत है, ये आयुर्वेद हमारी धरोहर है जिसको हम भूल चुके हैं। याद दिलाने वापस आए हैं वैद्य राजेश कपूर। इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है, पर कहते हैं कि तजुर्बा इंसान का किताबों से बड़ा होता है। 1968 जब ये 18 साल के थे तब से आयुर्वेद को प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई किताबें, खुद रिसर्च पेपर से पब्लिश कर चुके हैं और इतनी औषधियां बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इनके चैनल में 7 साल पुरानी वीडियोस हैं। आज पूरे पॉडकास्ट में आप इनका एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। स्किन केयर, स्किन डार्क हो रही है, चाहे आर्मपिट, नेक, बालों की प्रॉब्लम्स हो, गट खराब हो, फूड कॉम्बिनेशंस, आपके किचन में क्या जहर है जो आप यूज कर रहे हैं। सुनने में बहुत सेंसेशनल लगता है, पर जब आप जानेंगे तो बहुत सिंपल चीजें हैं जो कि आप घर बैठकर खुद बना सकते हैं। मैंने वैद्य जी से पूछा कि बहुत कुछ खराब है इस हिसाब से, तो जो आप बता रहे हैं ये भी नहीं सही, और उन्होंने कहा राघव, अगर सब खराब है ना, सिर्फ 10% अपने साथ ले जाओ, बहुत है। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ले जाओ। तो यही मैं आपको बोलूंगा, पूरे परिवार के साथ इस नॉलेज को शेयर कीजिए। दिस इज आवर एंशिएंट विजडम एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बहुत मेहनत करते हैं इस एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपर डॉग्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 9 सालों से हम 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन रन कर रहे हैं। सो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। आचार्य जी, अगर हम आज के समय के संदर्भ की बात करें, हम अगर अपने देश की बात करें, तो आने वाले आपके हिसाब से 10-12 साल में सबसे बड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होने वाली है? मेंटल प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा दिमाग ही तो खराब हो रहा है, इतना है। और दूसरा एक बहुत गंभीर समस्या नंबर 2 पे मैं समझता हूँ, कैंसर वैंसर वो सब कुछ है। वो गंभीर समस्या क्या है, आजकल लोगों के संतानें पैदा बंद हो गई है होनी। इनफर्टिलिटी 12-15 साल पहले जो 14% इनफर्टिलिटी थी, अब ये शायद 25-30% या 50% हो गई होगी। ये भी तो गंभीर समस्या है, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये तो गंभीर समस्या है। तो एक चुनौतियां बहुत हैं, पर एक बात बड़ी अच्छी क्या है, समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान केवल एक है, डिटॉक्सिफिकेशन। समस्या की जड़ क्या है? टॉक्सिफिकेशन। कैसे जीवन में से जहर को हटा देना है। दिल्ली का पूरा पॉल्यूशन हम खत्म कर सकते हैं, पानी का पूरा पॉल्यूशन हम खत्म कर सकते हैं। किससे? वैदिक तकनीक से। खर्चा कुछ भी नहीं। तो फिर आने वाला समय इतना बुरा नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है। इनफर्टिलिटी बढ़ने की वजह क्या है? केमिकल। ये जो केमिकल। और दूसरा संयम नहीं। बचपन से लोगों को सेक्स हार्मोन खिलाए जा रहे हैं, टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, हर चीज में सेक्स हार्मोन है, न्यूडल में। उसके कारण 5 साल 8 साल की लड़की को मेंसेस हो रही हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो रही है। लड़कों के अंदर काम वासना जो है वो 7-8 साल में जाग जा रही है। तो वो बच्चे जवान कैसे होंगे? सिर्फ बच्चे पैदा क्या होना है, उनको तो जवानी आएगी नहीं कभी भी। आप देखिए ना अपनी संतानों को कितनी दुर्बल होती जा रही हैं।
ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे सामने। संयम सिखाना और विषयों को अपने जीवन से बाहर करना। हमने वो तरीके ढूंढे हैं जिससे टेम्परेरी हम फल सब्जियों में से जहर को निकाल सकते हैं। हर पॉडकास्ट में हम सिखा रहे हैं लोगों को। कैसे, थोड़ा सा बताएं। कोई मुश्किल ही नहीं है। फल और सब्जियां लाओ, मीठा सोडा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, एक बाल्टी में 15 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी डालो, 3-4 चम्मच मीठा सोडा डालो, उसमें सारी सब्जियां डाल दो। सब्जियों में से टॉक्सिन जितनी भी है, जहर जितनी है, वो एसिटिक होते हैं। तो एसिड जो है वो पूरा कहाँ जाएगा? एल्कलाइन की तरफ जाएगा। तो ज़्यादातर विष खत्म हो जाएंगे। और मैंने करके देखा, मेरे मित्रों ने किया, सेब केला बहुत मीठे हुए, जहर निकल गया, शेल्फ लाइफ बढ़ गई। पत्ते वाली सब्जी हो तो पूरी रात मत रखना, 2-3 घंटे में निकाल देना, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, टेस्ट बढ़ गया, जल्दी से पक जाएगी सब्जी आपकी। सो सिंपल, एकदम सरल है। राइट। अभी बड़ा संयोग की बात है कि जब मैं पॉडकास्ट कर रहा होता तो वैसे ही विचार मेरे मन में आने लग जाते हैं, और जो मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता हूँ वैसी कुछ चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। तो कल मैं ट्विटर पर था, और वहाँ पर किसी ने एक बहुत लंबा ट्वीट डाला, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आजकल मैं 50% से ज़्यादा लोगों को मेट्रोज़ में देखती हूँ कि उनकी गर्दन के ऊपर बहुत काला जम गया है, जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो उस पोस्ट के ऊपर लाखों लोगों ने लिखा कि हम भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि गर्दनें बहुत लोगों की काली होती हैं, लड़कों को, लड़कियों को, जो फिट हैं, जो नहीं भी फिट हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, और आयुर्वेद में इसका सोल्यूशन क्या है? कारण एक ही है, गर्दन काली होने से लेकर कैंसर तक एक ही कारण है, गठिया, आर्टरी ब्लॉकेज, सब कुछ एक कारण है। उसका कारण का नाम है हाइपर एसिडिटी। ब्लड एसिडिक हो रहा है, हम बिना सोचे समझे अंदर क्या डाल रहे हैं, कॉफ़ी, चाय, तीखी मिर्च, वो सब कुछ डालते जा रहे हैं। हमारे आहार में 70% एल्कलाइन होना चाहिए, हमारे आहार में 90% एसिटिक है। तो आप उसको एल्कलाइन कर दो, आप देखोगे रंग बदल गया। उसके लिए भी बड़ा सिंपल तरीका है, मीठा सोडा 12 दिन से ज़्यादा मत लेना। कैंसर हो, गठिया हो, आर्टरी ब्लॉकेज हो, 12 दिन तक 1 चम्मच मीठा सोडा कांच के गिलास में डालो, बीज वाला देसी नींबू, आधा नींबू निचोड़ो और पी जाओ। अगर पेट में आपके अल्सर नहीं है, कोई ऐसा घाव नहीं है, पी जाओ। आप देखोगे अगर एसिडिटी भयंकर है आपको, 2-4 मिनट में एसिडिटी गायब, और 12 दिन में आपका ब्लड एल्कलाइन हो जाएगा। तो क्या होगा, वो कालापन भी गया, कैंसर भी, आपके सेल जो है मरने लग जाएंगे और बहुत फ्रेश फील करेंगे। एक बात। नंबर 2, ऑक्सीजन बहुत इनटेक करो। आप कहेंगे कहाँ से लाएं ऑक्सीजन? मैं देता हूँ ना, टनों में देता हूँ मैं आपको ऑक्सीजन। आपके इस बंद कमरे में ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी, एसी वाले कमरे में। वो 2 ही काम करने हैं, एक काम एल्कलाइन बनाना ब्लड को, दूसरा ये रोज करना है। पहला काम 12 दिन से ज़्यादा नहीं करना। कोई एक्सपर्ट की देखरेख में करेंगे और अच्छा। ये क्या करना, देसी गाय का गोबर लाओ। आपके नोएडा में श्री जी गौशाला है, शायद 95 सेक्टर है, वहाँ जाकर पतले पतले गोबर के उपले बनते हैं, 1700 गौएं देसी, वही तो चाहिए। वो पतले पतले गोबर के उपले लाओ, हेक्सा ब्लेड से उस पर कट बनाओ, 1-1 इंच चौड़े उसके टुकड़े काट लो, पहला काम हो गया। दूसरा काम, प्योर देसी गाय का घी, स्वदेशी का, कितना भी महंगा हो, लाओ, उसके ऊपर अप्लाई करो। थोड़ा सा गुड़, 1 मक्खी के दाने जितना, वो अप्लाई करो। बस उसको गैस के ऊपर जलाओ और स्टैंड में लगाकर रख दो। इतनी ऑक्सीजन पैदा होगी, आप कहेगी पार्क में इतनी ऑक्सीजन नहीं है जितनी यहाँ है, मिरेकल की तरह। अब स्टैंड आपके लिए मुश्किल आएगी, स्टैंड कहाँ से लाए? मिट्टी का गोला, चिकनी मिट्टी का बनाओ, मुल्तानी मिट्टी का गोल बनाकर उसमें उसको ऐसे गड्ढा बना दो और सुखा लो, आपका स्टैंड बन गया। अब ये भस्म बन गई, इसका तिलक लगाओगे, तुरंत एनर्जाइज, स्ट्रेस चला जाएगा। जीभ पे रख लो, खांसी, जुकाम, बुखार, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाएगा। इतनी मिरेकलस चीज बन जाएगी। आपके घर का AQI क्या होता है? मेरे घर का AQI मैंने कभी चेक नहीं किया, पर जो भी मेरे घर पे आता है, आने के बाद पता क्या कहता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये करते रहते हैं। ये आप गोबर वाला अपने घर पे भी करते हैं? रेगुलर। और क्या आप अपने घर पे डेली बेसिस पे करते हैं? कभी कभी अग्निहोत्र रेगुलर होना चाहिए, कर नहीं पाते हैं। पर हमने एक बहुत बड़ी बात क्या की है, हमारे घर में एक भी नायलॉन का आपको ये पर्दा, हैंगिंग, कालीन कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ कॉटन, प्योर कॉटन। नंबर 2, ये सनमाइका वगैरह की टेबल नहीं मिलेगी, पूरा देवदार,
अंदर आकर बैठो, आपकी सर दर्द हो रही है, सर दर्द गायब, स्ट्रेस है, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा 10 मिनट। फर्नीचर से भी सर दर्द हो सकता है? किससे? फर्नीचर जो होता है घर में। जो आपका नायलॉन है ना जी, इसमें से 2 जहर निकलते हैं, डाइऑक्सिन, फेरॉन, और भी निकलते होंगे। ये पूरे कैंसर पैदा करते हैं, कार्सिनोजेनिक गैसेज अब आपके निकल रहे हैं इसमें से, ये स्ट्रेस पैदा करते हैं। तो ये दे आपने गोबर की धूप जला दी। तो एक पॉडकास्ट कर रहे थे हम, प्रवीण जी हैं यहाँ पे, तो आशुतोष राणा जी के साथ काम करते हैं। कहती है गोबर धूप जलाने के बाद तो इस कमरे के अंदर बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई नायलॉन है ना, इतना सरल है ये। तो नायलॉन हटाएंगे, पॉलीफिल का तकिया लगाया हुआ है आपने, तो आपका स्ट्रेस तो बढ़ना है। प्योर कॉटन और सर के दर करके सोना। एक एक बात में हमारे भारत की संस्कृति की ये विशेषता है, जीवन का कोई आयाम छोड़ा ही नहीं है, डीप नॉलेज। तो क्या करना, या पूरब में सर हो या दक्षिण में सर हो। अब कई पढ़े लिखों को पता नहीं होगा दक्षिण क्या होता है, साउथ या ईस्ट, बस। और पॉलीफिल का तकिया नहीं, कमरे में टेलीविजन, कोई अप्लायंसेस नहीं इलेक्ट्रॉनिक हो। देखो क्या बढ़िया नींद आएगी। व्हाइट लाइट ना हो, येलो, वो रेडिएशंस आती हैं, मेलाटोनिन बनेगा। व्हाइट लाइट में मेलाटोनिन नहीं बनता। तो आपके घर में भी व्हाइट लाइट नहीं है? हैं, पीले बल्ब भी हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सोने से पहले अपने पीले बल्ब जला दिए। व्हाइट लाइट कम से कम, मेरे कमरे में नहीं है व्हाइट लाइट, सब येलो। और आपके घर की किचन कैसी दिखती है? क्या चीज? रसोई। रसोई हमारी है तो स्टैंडिंग, पर एक रसोई हमने बनाई है जिसमें चूल्हा भी है, जमीन पे भी बैठ सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं। और एक स्टील का आता है ना, जो जिसमें जो वो इसका ये आपका मोबाइल चार्जर टाइप होता है ना, पंखा चलता है अच्छे से। तो ऐसे सारे प्रोविजन हमने रखे हैं, पर बर्तन एक भी स्टील का नहीं हमने खाना बनाने में रखा हुआ। अच्छा, सब रिप्लेस कर दिए, कलई वाले बर्तन, लोहे के बर्तन, चीनी मिट्टी, कांच, चम्मच के अलावा कुछ भी स्टील नहीं है, क्योंकि स्टील भी तो हाईली टॉक्सिक है। स्टील के बर्तन नहीं रखने चाहिए। और स्टील के अंदर आपको लगता है ये आयरन होगा, ये आयरन नहीं है, आयरन तो थोड़ा सा है इसमें, इसके अंदर तो बहुत टॉक्सिक मेटल है, क्रोमियम और निकल है। वो सारे लीवर किडनी को डैमेज करते हैं, बॉडी की हार्डनिंग करते हैं। तो स्टील के बर्तन खाने में बनाकर खाने से आपकी लाइफ एनर्जी खत्म हो जाती है। कलई वाले बर्तन में खाओ, 80 साल के बूढ़े के संतान पैदा हो सकती है जो कलई वाले बर्तन में बनाकर खाता है। 60-70 साल की औरत के पूरे पीरियड्स रेगुलेट हो सकते हैं, कलई में इतनी ताकत है। बंग, हम जिसको भी यूरिनरी कोई प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज हो गया, बच्चे नहीं होते हैं, स्पर्म काउंट कम है, ओवम नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं हम, कलई की भस्म देते हैं खाने को, जिसको बोलते हैं बंग भस्म। तो आप बर्तन वो कलई वाले लो ना, एक बार कष्ट होगा। हमारे जितने मित्र हैं यहाँ पे दिल्ली में आसपास मिल जाता है जी, रिवाड़ी नाम की जगह है, वहाँ पे कलई वाले बर्तन मिल जाएंगे। वैद्य जी, अब जैसे जो भी सुन रहा होगा वो सोचेगा कि यार हमारा तो जीना ही पूरा खराब चल रहा है। तो एक थॉट आता है कि चलो थोड़ा थोड़ा चेंज लाते हैं। दूसरा थोड़ा थॉट आएगा, जहां तक मुझे फील हो रहा है कि यार इतना नहीं हो पाएगा, बंद करो इसको। और मतलब ये तो घबराहट हो जाएगी ना कि आए हैं तो हवा खराब है, पानी खराब है, बर्तन खराब है, छोड़ो मामला, सब छोड़ दो यार, नहीं हो पा रहा, बंद करो। ऐसा भी थॉट आता होगा। आ सकता। तो इसको कैसे केटर करें? 2 बातें कहना चाहूँगा इसमें मैं, बल्कि 3 बातें कहना। देखो, पहली बात तो ये है, अगर जिंदा रहना है तो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपने 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगाए एक सब्जेक्ट पे, जिंदा रहने की आर्ट सीखने के लिए भी लगा लो थोड़ा टाइम, नंबर 1। नंबर 2, जो सुन रहे हैं वो जिंदा है ना, प्रेत तो नहीं है ना। अरे आप अब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप जिंदा हैं तो घबराहट काहे की है। 100% खराब है, उसको 10%, 20, 30, 40 ग्रेजुअल ठीक करते जाओ, क्या जल्दी है अपने को। तो घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, 100% ठीक रहता है मेरे साथ, नहीं तो जो नौजवान मुझे रात को अपने पास ले गए रुकने के लिए, तो वहां पे फ्लैट फ्लूट बहुत बढ़िया, सारे बर्तन स्टील के। अब मैं घूम रहा हूँ, घर में तो मुझे गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं घूमूंगा नहीं तो सिखाऊंगा कैसे, बाहर सिखाने जाऊंगा, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक तुलसी का पत्ता रखा, टहनी रखी, उसमें टच कर दिया, स्टील के जादू की तरह तुलसी छूने से टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। स्टील में आपने रखा हुआ है, उसको हाथ लगाओ, आपकी एनर्जी चली जाएगी। मैं टेक्निक एक सिखाऊंगा कभी, तुरंत पता लगेगा ताकत कम हो गई। तुलसी टच करो, ताकत आ जाएगी। इतना मिरेकल है तुलसी में।
मैं जेब में रखता हूँ तुलसी की एक टहनी, जब कुछ खाना पीना है टच किया, एनर्जी आ गई। तो कैसे होता है थोड़ा सा बताए ना, ये तुलसी बताइए को। आप अभी करके बताएं। आप पानी पीने का मंगवाइए जरा अपने लिए। ये रहा पानी, ये रहा। है पीने का हाँ, पानी? ये रहा पानी पीने का। ठीक, आप एक हाथ सीधा करिए अच्छा। ऐसे, हाँ। और आपको ताकत लगानी है। मैं हाथ दबाऊंगा, आपको रोकना है। ऐसे करिए मुट्ठी, ऐसा। मैं दबाऊंगा, आपको रोकना है। हाँ। ठीक है, मुश्किल से जर्क। अब इस पानी को 1 घूंट 2 घूंट पी लो आप। ये आरओ का पानी है ना, प्लास्टिक से आया है ना। 1 घूंट और पी लो। ठीक है, अब आप हाथ करो सीधा। देखो आपका ब्रेन क्या कह रहा है, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। पक्का? हाँ। ये है, ये देखो, ताकत लगाओ। 2 हाथ से नहीं दबाता, 1 हाथ की 70% ताकत। ताकत खत्म हो गई। अब आप देखो इस तुलसी का मिरेक्कल। आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, पर आपको नहीं पता तुलसी में क्या कमाल है। ट्रेडिशन है बनी हुई, है ना, सनातन लोग करते हैं ना। अब देखो मिरेक्कल, इसी पानी को दोबारा पियो। अब भी आपको पता नहीं लगा कुछ हुआ? स्वाद में कुछ नहीं। ब्रेन को मैसेज जाता ही नहीं है कि बॉडी में कुछ हुआ। हाँ। बॉडी में तो होता है। हाँ। अब देखो आप क्या हुआ, हुआ मिरेक्कल। मैं ये कह रहा हूं, यानी आप सारे लोग जो है, सब लोग हम ब्रेन के भरोसे जी रहे हैं। ब्रेन को नहीं पता लगता 80-90% चीजों का, पर बॉडी में तो हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, कोई किसी तरह का आप वो करते हैं, चैंटिंग करते हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, मगर आपको पता नहीं लगता। आपने किस बर्तन के कांटेक्ट में किस कपड़े को पहना, क्या पहना, आपका सिंथेटिक है ये जो पहना होगा। अगर आप कॉटन पहनेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। नहीं, कॉटन है, कॉटन। कॉटन है, हाँ। अरे आपका एनर्जी लेवल डेफिनेटली बढ़ गया होगा। मेरा प्योर वूल है ये। पर एक थॉट इसमें और मैं ऐड करता हूँ। अब जैसे आपने कहा कि हमारे माइंड को नहीं पता चलता, तो बहुत से लोग एक रैशनल थॉट से आएंगे कि अगर हमें पता ही नहीं लग रहा तो उसका प्रूफ क्या है, और अगर प्रूफ नहीं है तो हम उसको करके क्यों देखें। देखिए, प्रूफ तो हर चीज का है, हर चीज है, तभी तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं ना अथॉरिटी के साथ। मगर आपकी जो सेंसेस है ना 5 ही उसको पकड़ नहीं पाती। आप हवा, ऑक्सीजन है हवा में, कितनी % है, कम है, ज्यादा या पॉल्यूशन है, आपकी सेंसेस के पकड़ में आ रहा है? वो नहीं आ रहा ना। पर डिवाइसेस हैं जो पकड़ सकती हैं। आपकी बॉडी की ताकत घटी बढ़ी हमने अभी साबित नहीं किया। तो वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब सब कुछ ब्रेन पे डिपेंड छोड़ देंगे तो धोखा खाएंगे, खा ही रहे हैं। ओके, मतलब इसको मे बी अगर इसको मैं एक स्पष्ट आंसर देना चाहूँ तो शायद इस वे में इसको समझ सकते हैं कि तुलसी खा के कुछ अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं हो सकता, तो अगर मैं ट्राई करके देख लूँ तो 1 महीने बाद खुद ही फील कर सकते हैं। 4-5 दिन में पता लग जाएगा आपको एनर्जी लेवल बढ़ गया मेरा। अब जैसे अगर मैं कुछ, मुझे पता है किसी कोई अगर दवा लेता हूँ तो उसमें मुझे पता है कोई केमिकल तो होगा, साइड इफेक्ट होगा ही होगा, तो उसको खाने में मुझे फिर भी सोचना है, पर तुलसी के पत्ते में खाने से हाँ, हाँ, क्या हो जाएगा? करके देख लो, करके 4 देख लो, दिन खुद देख लो। पीने के पानी में 1 पत्ता डाल दो। राइट, हम्म, बिकॉज बहुत से क्लेम्स होंगे ऐसे जो बाद में शायद कुछ डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, वो कोई ना कोई सवाल उठाएंगे। वो हमें चिट्ठी भेज देंगे कि आपके पॉडकास्ट में वैद्य जी ने ये कहा था, हमें ये लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। बहुत रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, आप सर्च करना। तुलसी दुनिया के उन पौधों में से एक पौधा है जो दुनिया में सबसे पहले बने। तुलसी पहले एक और पौधा बना है। ये डीएनए को रिवर्स करता है। जितने भी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको और तुलसी आप टच कर दोगे उसके डीएनए चेंज होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पेपर नहीं है इस पे। आप कभी भी करके देख लो। राइट। वैद्य जी, हमने बात करी थी अभी कि जो गर्दन है वो खाली हो जाती है लोगों की, तो वो एसिडिटी जब खत्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप यही मीठा सोडा थोड़ा सा पानी में मिला के इसके ऊपर लगाओ, गर्दन के ऊपर 10 मिनट के बाद धो दो, और उसके बाद कोई ऑयल अच्छा लगाओ, आप देखोगे 1 ही दिन में कलर चेंज होने लगेगा। एल्कलाइन हो गया सब कुछ। राइट। लोग साबुन वगैरह मलते हैं, उससे साबुन तो एसिडिक है, उससे तो और काला होगा। साबुन लगाए बिना आप ये करो, आप बेसन लगाओ, जौ का आटा लगाओ, मसूर का आटा लगाओ, उसी दिन आपको लगेगा स्किन का कलर और सॉफ्टनेस में फर्क उसी दिन आ गया। प्रॉपरली इफेक्ट कब तक आ जाएगा अगर इसको
एज अ प्रैक्टिस। अगर आप परमानेंट गोरा करना चाहते हो उसको, तो इसी के अंदर आप देसी गाय का गोबर सुखाकर, पीसकर, बारीक छलनी से छानकर, जौ का आटा बहुत ठंडा है, एल्कलाइन है, मसूर की दाल का आटा जो बिना पॉलिश के मसूर की दाल है, और देसी चने का, इन सबको बराबर मात्रा में मिलाओ और मिलाकर गर्दन पे लगाओ, 1 दिन में रिजल्ट मिलेगा। क्या ये सेम चीज वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी आर्मपिट काली होती है? काफी लोग होते हैं बिल्कुल। जिनकी आर्मपिट भी काली होती है। एकदम असर होगा, 1 दिन में सेम चीज। असर होगा, और पूरा रिजल्ट मिलने में, बिल्कुल काले को गोरा कर देने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने लगेंगे। हाँ, पूरा। यानी मैं ये कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ मैं आपके पॉडकास्ट पे, एकदम काला मद्रासी भी अगर ये लगाएगा ना, फेयर कलर हो जाएगा काफी। पर क्या ये मतलब मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है आपका इंटेंशन गलत नहीं है, पर कई लोग जो काले होते हैं ना, वो ये चीज सुनकर ऐसे सोचते हैं कि हमें काले बोलने पर एक तरह से अटैक किया जाता है कि काला होना कोई बुरा है। नहीं, मुझे पता है आपका भगवान इंटेंशन। कृष्ण जो है, जी जी उनकी ज्यादा मोहनी सूरत किसी की है क्या? जी जी तो ये काला होने का मतलब कुरूप नहीं है, जी। पर कुरूपता अलग चीज है, सांवलापन, कालापन अलग चीज है। राइट। है ना, भगवान राम की मूर्ति बनी है जी ना अयोध्या जी में, जी एकदम काले पत्थर की, जी जी। जिसके मन में थोड़ी भी फीलिंग है, देखकर सम्मोहित हो जाते हैं। हम्म, तो काले का मतलब कुरूप नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे पॉडकास्ट से जिनका रंग सांवला है वो बुरा फील करे। बहुत लोग हैं जिनको नहीं, जरूरी नहीं है कि गोरा सबका होना एक वजूद होना चाहिए, या गोरे होने से आपकी सुंदरता दिखती है। कई गोरे लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर नहीं होते। जी जी आप तो सुंदर है ना, पर कई लोग होते हैं जो गोरे होते हैं, सुंदर नहीं होते। जी जी तो ये जी। काले गोरे का मतलब सुंदरता से नहीं है। राइट। काला आदमी भी कुरूप हो सकता है, और गोरा आदमी व्यक्ति भी कुरूप हो सकता है। राइट राइट। हमारा ये मैसेज उनके लिए जो खुद ये रेमेडीज ढूंढ रहे हैं, और जो खुद में बदलाव इस तरह का खुद के लिए मैलापन है जो, हाँ स्किन में जो मैलापन है वो Right. दूर कर देंगे। राइट। ये मैसेज ज्यादा बेहतर है। जी। कई लोग ये कहते हैं कि स्किन को गोरा करने के लिए बेसन, हल्दी, दही लगाओ तो आपकी स्किन ग्लो हो जाती है। क्या ये सत्य है? निश्चित रूप से एकदम स्किन प्योरिफाई। क्या आप कोई और दे सकते हैं ऐसा जिससे कि नेचुरली स्किन ग्लो हो सकती है? कोई ऐसी रेमेडी बनाना मुश्किल हो जाएगा, बता तो देता हूँ। बता दीजिए। अगर आप भेड़ का दूध ले लें, भेड़ का दूध। है ना, हमने ये कनेरी मठ में किया है, कोल्हापुर में कनेरी मठ है, तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, तो स्वामी जी फिर मांग कर पूरा करते हैं, वो 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा है। तो हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब हैं। तो मैंने सोचा इनकी कुछ सहायता करें, तो मैंने ये फॉर्मुलेशन बनाया, पहली बार सोचा, पहली बार बनाया, और प्रभु कृपा है मेरी फॉर्मुलेशन एकदम हिट हो जाती है। तो भेड़ का दूध लिया, उसको सुखा लिया, सुखाकर उसमें देसी चावल थोड़ा, और फिर बेसन, देसी चने का बेसन, जौ का आटा, मसूर का आटा, और थोड़ा केसर, ये मिलाकर उसको बनाया। और एक लड़की को, पूर्णमासी को वहाँ कार्यक्रम होता है, उनके 2-4-5 हज़ार शिष्य आते हैं, तो 2 लड़कियों को मैंने स्वामी से पूछकर स्टेज पे बिठाया, सामली लड़की है महाराष्ट्र की, उनके चेहरे के ऊपर ये लगवाया। लगवाने के बाद 5 मिनट बाद कहा मुंह धो लो। तो जो दाईं तरफ महिलाएं बैठी थी, सबने एक स्वर से कहा सुंदर हो गई एक बार। तो यही करो आप, 100 ग्राम बेसन देसी चने का, 100 ग्राम मसूर की दाल का आटा जो पॉलिश वाली ना हो, और 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम आपका तिल, और इसके अंदर 1-2 ग्राम केसर डाल दीजिए, और भेड़ का दूध मिल जाए तो सुखाकर वो भी डाल दो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, जितना भी मिले। वो सुखाना थोड़ा टेढ़ा काम है, ना सूखे तो कोई बात नहीं, उसको आप पानी में भिगो दो, जब भी नहाना है, जब भी मुंह धोना है लगाओ। देखो, ना सिर्फ सुंदर बनेंगे, ग्लो आएगा, इसके अलावा आपको एनर्जी भी आएगी। क्यों? ये सारा मटेरियल आपकी बॉडी की टॉक्सिन को ले लेगा। राइट राइट। एनर्जी आएगी। लड़कियां एक सवाल करती हैं और बहुत परेशान होती हैं वैद्य जी। वो कहती हैं कि हमारा चेहरा बिल्कुल सुंदर होता है, जिस दिन हमें बाहर जाना होता है ना, उसी दिन मुंह पर पिंपल आ जाता है। स्ट्रेस के कारण, एक्साइटमेंट के कारण। तो बहुत आसान काम है, किसी भी होम्योपैथ से सलाह करके पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा, इसकी 20 बूंदे 4 चम्मच पानी में ले लो, या वो चाय पी लो जो मैंने नोट कराई है ना, वो पियो, ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। चाय कौन सी?
अच्छा, आपको नहीं लिखवाई नहीं मैंने? अभी नहीं लिखा। अच्छा, इनको लिखवाई है। अच्छा, अरे वो चाय पियो ना, उसको पीने के बाद आपको एक्साइटमेंट खत्म होगी, ब्रेन शार्प हो जाएगा। क्या है बताइए चाय? ये चाय नहीं पीनी, ये बहुत जहरीली चाय है, ग्रेनुल टी। हाँ, आपको जटामासी लेनी है 50 ग्राम, शंखपुष्पी 100 ग्राम, ब्रह्मी 100 ग्राम, और इसके अंदर आप 50 ग्राम अमरूद के पत्ते डाल लो, 50 ग्राम जीरा डाल लो, 50 ग्राम धनिया डाल लो, और भी कुछ समझ आए तो डाल लेना। बस पानी बॉयल करो, उसके अंदर एक चुटकी डालो और छान कर उसमें देसी मीठा, खांड, चीनी से तो हड्डियाँ गल जाती हैं, मिसकैरेज होता है, लीवर खत्म हो जाता है, और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसलिए चीनी नहीं खानी। मीठा डालो और कप में डालने के बाद सिरामिक के या कांच के गिलास में थोड़ा नींबू निचोड़ो और पियो, यू विल रिलीश इट। कहेंगे आप मजा आ गया और ब्रेन फ्रेश। राइट। तो इसको मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि किसी काम से पहले जब दिल धड़कता है, जब थोड़ा सा हम हाइपर हो जाते हैं, तो खुद को सेटल करने के लिए, बेटर फोकस करने के लिए, और जो ये चाय एक्साइटमेंट में पिंपल आप बताते हैं एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये हम एक चाय तरह से चाय पी सकते हैं। उनको एग्जाम से पहले भी ये होता होगा, इंटरव्यू से पहले भी यही होता होगा, बिल्कुल होता है ना? स्टूडेंट भी ले सकते हैं। बस ये पीकर जाओ और 10-15 डीप ब्रीदिंग पीपल के नीचे बैठकर करो, एनर्जी से भर जाओगे। तो एक और स्टूडेंट्स के फोकस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से। ओके। मैं फिर एक बात दोहरा दूं, ऑक्सीजन इनटेक, पीपल के पास ऑक्सीजन बहुत है। 10-12 गहरे सांस लो, आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इतवार को वहां मत जाना। राइस कांजी से क्या स्किन की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? सब तो नहीं, पर इस कांजी के कारण कईयों की स्किन प्रॉब्लम क्योर हो गई और डायबिटीज ठीक हो गई कुछ लोगों की। राइस कांजी कैसे बनती है? अगर आपका चावल ऐसा है जो पकने के बाद आपस में चिपकता है, तो प्लास्टिक कोटेड नहीं है। वो चावल ले लो, जो खाना है खा लो, जो बासी चावल बच गया उसको कांच के या मिट्टी के बाउल में डालो या सिरेमिक में। आजकल उसमें थोड़ा गर्म पानी डालना, गर्मियों में ठंडा, मसल कर रख दो उसको ढककर, और थोड़ा दही जमाने की तरह कपड़ा भी डाल देना। दूसरे दिन उसको तड़का देकर आप खाएंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना, तड़का जो आपकी पसंद का है वो लगाओ। अब खाते खाते अंदर से मैं कहता हूँ लिटरली आवाज़ आती है, और खाओ और खाओ। बॉडी को लगता है बहुत सूदिंग इफेक्ट, वो एकदम पच जाता है, और स्किन प्रॉब्लम जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जाएगी, कॉन्स्टिपेशन जाएगी, और आपको गट से मैसेज आएगा हैप्पी। करके देखो। जी पर जी। ध्यान रखना, खाना तैयार रखना, जल्दी भूख लगेगी। बहुत सा एकदम से हमारे देश में ट्रेंड चला। आपने कोरियन ग्लास स्किन के बारे में सुना है? कोरी कोरियन ग्लास स्किन। नहीं, मैंने नहीं सुना। तो हमारे देश के बहुत से लोगों को कोरियन ड्रामास बहुत पसंद है वैद्य जी। अच्छा। तो यानी जैसे हमारा देश है, वैसे कोरिया में जो लोग हैं हाँ। उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, और उनकी जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक तरह से शाइन करती है। अच्छा। बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के भी हाँ। चाहते हैं कि ना उनकी स्किन कोरियन बन जाए। अच्छा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हिंदुस्तानी है वो जैसे अंग्रेजों की तरह उनकी स्किन होती है वैसी बना लें? ऐसी क्रीम हमने बना दी है, जिसको लगाने के बाद 20 मिनट के बाद आपके चेहरे का ग्लो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं नेचुरली कुछ चाहूँ, ये क्रीम का तो मुझे समझ आ गया, कोई घर बैठे जो शायद में भी उस क्रीम को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? स्प्राउट्स खाओ। स्प्राउट्स। हाँ, लाइफ एनर्जी जितनी स्प्राउट्स में इतनी कहीं भी नहीं है। सॉरी। अंकुरित मूंग, अंकुरित मोठ, अंकुरित मेथी, ये आप खाओ, इससे ज्यादा एनर्जी कहीं नहीं है। मगर ये ध्यान रखना, पहली बार अगर खाएं तो 1 चम्मच से शुरुआत करें। एनर्जी ये स्किन के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं पे? पूरा मतलब सिस्टम। मैं ये पूछ रहा हूँ स्किन के ग्लो के लिए स्पेसिफिकली कोई अगर एक चीज हो। आपको मैं बताऊं स्किन कहाँ बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, आपके गट में बनती है। ये जो खाएंगे आप गट में जाएगा, और गट अपने आप स्किन हेल्दी बनाएगा। है तो ना? ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि स्किन हेल्दी हो? ऐसी 3 क्या चीजें हो जो हर कोई खा एक सकता तो है? स्प्राउट्स, नंबर 2 चोकर, समझती हैं? आटा छानने के बाद जो निकलता है, वो लेकर आप आधा किलो 250 ग्राम लेकर उसको थोड़ा भून लो। भूनने के बाद उसको मिक्सी में डालोगे तो आराम से पिस जाएगा वो। खाने से पहले उसके 2-3 चम्मच 4 चम्मच खा लो, तीनों टाइम। इसकी इतनी बड़ी रिसर्च है कि 7 दिन में कैंसर के जो वो थे पॉलिप्स, वो श्रिंक हो गए 7 दिन में। अमेरिका की एक रिसर्च है। तो आंतें बहुत हेल्दी हो जाएगी। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा, आपको वेजिटेबल जूस, कितना?
कम से कम 70 ग्राम पत्तों का सुबह आपको जूस लेना है। अच्छा। पीसना कौन से पत्ते? आम, अमरूद, पीपल, फिर आपके धनिया, पुदीना, ये लो चेहरे पे और 15 मिनट धूप में बैठ जाओ। अब देखो 1 हफ्ते में आपको लगेगा जीवन तो बदल गया, चेहरा बदल गया। रेगुलर करके देखो। अगर मैं पूछूं हमारे देश में स्किन केयर के ऊपर सबसे बड़ा झूठ क्या है जो आज तक लोग फॉलो कर? वाह! सूरज की रोशनी से दूर रहना ये सबसे बड़ा फ्रॉड है डर्मेटोलॉजिस्ट का, सबसे बड़ा ट्रैप है। जो SPF वगैरह बातें करते हैं सनस्क्रीन सब से, झूठ है। रिसर्च पेपर है मेरे पास, आप नेट के ऊपर थोड़ा सर्च करेंगे, आप भी आराम से ढूँढ लेंगे कि सूरज की किरणों के कारण हमारी पूरी बॉडी हेल्दी बनती है, स्किन भी। एक डॉक्टर ग्रेगर है अमेरिका के, MD डॉक्टर हैं। उनका भी कुछ ही पहले का एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसे आदमी की बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है। ये पूरे दिन की धूप की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक कोई टाइम? सुबह आधा घंटा और शाम का आधा घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप वो हरा रस पियो, धूप में बैठ जाओ, आपके बॉडी में इतने एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे कि आपकी बीमारियां लगभग सभी ठीक होने लगेंगी। पर बाकी जो टाइम धूप आ रही है वो तो हो सकता है कुछ हार्मफुल? लाभदायक है, लाभदायक है, हार्मफुल है? मगर मई जून की बहुत तेज गर्मी वाली धूप है जो स्किन को सहन नहीं होती, उसमें मत जाइए। अगर कुछ देर के लिए जाएंगे तो भी फायदा करेगी वो, पर आपकी स्किन जलने लगे इतनी तो लू नहीं ना होनी चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हो कि जो डॉक्टर्स स्किन कैंसर की बात करते हैं वो सब मेलानोमा जो बनने की बात करते हैं सूर्य की किरणों से, झूठ है। स्किन कैंसर डर्मेटोलॉजिस्ट जो बोलते हैं ये फ्रॉड है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, MD डॉक्टर के पेपर कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है वैद्य जी। मैं तो कह ही नहीं रहा, आप नेट के ऊपर जाकर ढूंढो, डॉक्टर जोसेफ मेरकोला के पेपर पढ़ो, mercola.com, उनके पेपर पढ़ो, वो बता रहे हैं इट इज फाइट अगेंस्ट सन। इनका तो युद्ध है सूरज के विरुद्ध। तो क्या ये जो सनस्क्रीन होती है ये सब यूजलेस होता है? ये सब जरूरत से ज्यादा तेज धूप में बैठना कुछ भी गलत होता है। घी बहुत अच्छा है जी, फल बहुत अच्छे हैं, ओवर ईटिंग करोगे तो बीमार हो जाओगे। सूरज की रोशनी के कारण ऐसे रिपोर्टेड केस है, 1 साल धूप में बैठे टीबी ठीक हो गई, 1 साल में कैंसर ठीक हो गया, और हर रोज हमारे साथ तो हो रहा है, साल में 10-20 केस हो जाते हैं हमारे। खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, बच्चे को धूप में बिठाया, आधे घंटे में ठीक हो गया। लाइफ एनर्जी है वो, तो उससे आपको दूर करने का प्रयास हो रहा है ताकि आप बीमार रहें। मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मेडिसिन का पार्ट है, ये ड्रग कंपनी है, ये मेडिकल साइंस नहीं है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, आपको उसके ट्रैप में फंसा कर रखना। श्योर, ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं। आई होप सब इसको खुद चेक भी करें, मुझे इसमें और अच्छा लगेगा। मेरे पास 6 किताबें हैं जो जी। ये बता रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी है। मैं बहुत आपको अच्छा। किताब बता देता हूँ, डाउनलोड हो जाएंगी, 32 पेज। गैरी नल की लिखी हुई किताब है। डॉक्टर गैरी नल अमेरिका के MD हैं, 4 डॉक्टरों का सर्वे है पूरे अमेरिका का, 2001 का। किताब का नाम है डेथ बाय मेडिसिन। डेथ बाय मेडिसिन कॉमा आगे लिखना गैरी नल। हाँ। आपको ये 32 पेज मिल जाएंगे, पढ़ लो। मेरे कहने की क्या वैल्यू श्योर है जी? श्योर मैं अथॉरिटी थोड़ी हूँ। क्या क्रीम से एंटी एजिंग हो सकती है? एंटी एजिंग का मतलब है रिंकल्स खत्म करना, उम्र Up to वापस जाना? अप टू एन एक्सटेंट। क्रीम प्लस डाइट भी तो ठीक करनी पड़ेगी। ओके। जैसे सी बकथॉर्न ले लिया, फिर आपकी गुच्छी ले ली जो एजिंग को स्लो कर देती हैं, आंवले का खूब प्रयोग कर लिया, मौसम का, मौसमी आंवला, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल, ये एंटी एजिंग है। और जो आपका बहुत तीखी चीजें हैं, ये ऑक्सीडेंट उसको बहुत ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से करती हैं, बुढ़ापा जल्दी लाती हैं। पैक्ड फूड हुआ, ब्रेड बिस्कुट, ये सब चीजें। आप भी अपनी एज से बहुत कम लगते हैं, क्या ये इसी की? कितना लगता हूँ जी मैं आपको? मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 60 के आसपास। धन्यवाद। आपने 15 साल मेरी उम्र कम कर दी। मैं 76 में चल रहा हूँ, पर ये तो आप देख रहे हैं मैं किसी नौजवान जितनी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जवान आदमी जितनी। वॉक वगैरह सब करते हैं? वॉक क्या होता है? डिप्स 50 डिप। राइट। तो आप कुछ ऐसा एंटी एजिंग का क्या कर रहे हैं कि जो आपकी बॉडी इतनी एक्टिव है? ये तो बड़ा सिंपल काम है जी। हाँ जी। दिमाग को ठीक रखो, हाँ।
चीटिंग नहीं, धोखा नहीं, फरेब नहीं, धोखा ऐसे नहीं करना, रिश्वतखोरी कुछ नहीं। राइट। आपका जो है हार्मोनल सिक्रेशन हेल्दी रहेगी। नंबर 2, खाना सही खाना। बस। राइट। कुछ आप ऐसा, अगर मैं, बहुत से लोग ना एंटी एजिंग के लिए कुछ काफ़ी चीज़ें करते भी हैं। अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि कोई आयुर्वेद में ऐसा क्या है जिससे कि लोग अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं, तो वो क्या होगा? असली च्यवनप्राश। कंपनियों के जितने च्यवनप्राश है सब शक्करकंदी से बने हैं, नकली है। कोई जो ईमानदारी से बना रहा है च्यवनप्राश, वो खा लो, सर्दी में खा लो। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, श्री श्री सत्व SRI, हाँ। ये आप मंगवा लो, वहां पे बेईमानी नहीं है। तो आप खाकर देखो, पर कम खाना, आधे चम्मच से भी आधा। आप देखोगे हर रोज आपको एनर्जी मिलेगी। पर जो एसिडिटी के पेशेंट है उनको नहीं पचेगा। अच्छा, होम रेमेडी कुछ दे सकते हो? घर पे कोई कुछ होम रेमेडी? हाँ, क्यों नहीं, आंवले का पकाकर खा लो, कांजी बना लो आंवले की। शक्करकंदी की कांजी कोई बनाता नहीं, वो बना लो। शक्करकंदी से जो गट के लिए बहुत अच्छा है, और ये चावल जो है ये गट के लिए बहुत अच्छा है। गट को हेल्दी बनाना है ना, बैक्टीरिया मर गया है। जब भी आप कोई गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, गट बैक्टीरिया मर जाता है। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो मर जाता है। ओके। अल्कोहल पीते हैं तो मर जाता है। सब कह रहे हो शक्करकंदी की कांजी बना लो। कांजी बना लो, उसकी बर्फी बना लो, उसका चाट बना लो, कुछ भी बना के खा लो, गट के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके, ऑलराइट। और ये आप स्पेसिफिकली एंटी एजिंग के लिए बता रहे हैं? एंटी एजिंग, ओके। आपकी बॉडी लाइफ सब कुछ गट पे तो निर्भर करता है जी। थॉट प्रोसेस और गट दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके। अगर गट बुरा होता है तो बॉडी में 3 ऐसे क्या साइंस दिखना शुरू हो जाते हैं? मूड बहुत खराब रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नंबर 1, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, और एसिडिटी भयंकर होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होनी है। राइट। और ये जो बैड गट के साइन हो गए, एक अच्छी गट के क्या साइंस होते हैं? पेट अच्छे से साफ हो, स्टूल बंधा हुआ हो, पॉजिटिव थॉट्स आते हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, एसिड ना बनता हो, हैप्पी फील करता हो आदमी अंदर से। हाँ, यानी जब गट खराब होता है तो थॉट्स भी खराब आते हैं। क्या बुरे गट से हेयर फॉल भी होता है? निश्चित रूप से सभी कुछ खराब होता है। स्किन प्रॉब्लम होती है। हमने देखा है सोराइसिस ठीक हो गया केवल गट को ठीक करने से। इसको कहते हैं इनक्यूरेबल है। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा अगर हम हेयर फॉल की बात करें, हेयर फॉल बहुत से लड़कों को हो रहा है, बहुत यंग एज में हो रहा है। हेयर फॉल को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और क्या नेचुरल कोई तरीका है कि बाल वापस आ जाए? हाँ, आप जो है गट को ठीक करिए, आहार ठीक लीजिए, और दूसरा बेर के पत्ते, नीम के पत्ते मिलाकर पेस्ट बना के सर में लगाओ, बाल आपके रेशम बन जाएंगे। और हो सकता है गंजों के भी बाल उग जाए, हो सकता है। हफ्ते में 2 बार 3 बार ये पेस्ट लगा लो, 1-2 घंटे बाद धो दो, आप देखोगे बाल तो लंबे ही होते जा रहे हैं। अब जैसे जो एक मेल बॉल्डिंग पैटर्न कहते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, कि आगे से पहले जाएंगे, फिर पीछे थोड़ा सा सर्कल बनेगा, और फिर आपके पूरे बाल चले जाएंगे, क्या ये सही है पैटर्न? ऐसा कुछ होता है? पैटर्न उनका जो उनकी स्टडी है, इसमें गलती नहीं है। हाँ। पर हमको क्या लेना है इन बातों से? हमको गंजापन है, डैंड्रफ है, बाल कमजोर हैं, और जो है अर्ली जो है वो ग्रेइंग हेयर्स हैं, अपने को छोटा सा प्रयोग कर देना है। नीम और आपका बेर के पत्ते, कांटे वाला बेर, उसके पत्ते लेकर रख लो जार में अपने, हफ्ते में 2 बार भिगो, टाइम नहीं है केवल संडे को कर लो, बस लगाओ, 1-2 घंटे में धो दो फिर उसको सादे पानी से। आप देखो 1-2 बार में ही आपके बाल बढ़िया होंगे, डैंड्रफ गायब हो जाएगा। आप बोल रहे हैं नीम और बेर के पत्ते लेकर मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया और सर पे लगा लो, और धो लो हफ्ते में 1 बार। सुखा के छाया में सुखा के रख लो, रोज रोज कौन लाएगा। रख लो, और जब लगाना है उस टाइम पीस के भिगो दो आधा घंटा पहले और लगा लो। अच्छा, देखो तो बाल इससे ग्रोथ भी होगी बाल की, रेशम होंगे? नहीं जी, हेल्दी बाल बनेंगे। हो सकता है 6 महीने के बाद आपके सफेद जो बाल हो रहे हैं जड़ से काले उग जाएं। अच्छा, बाल काले भी हो जाएं, होगा, ग्रोथ भी पूरी नरिशमेंट मिलेगी आपके बालों को। ओके ओके ओके। क्या बालों में तेल लगाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, जरूर लगाना चाहिए। रात को सोते हुए लगाओ, जिससे सुबह तक वो ड्राई हो जाए। कौन सा तेल लगाना चाहिए रात को? प्योर सरसों का तेल अगर हो, जो आंखों में लगता है, मिर्च लगती है जिसकी, हाँ। वो ठीक है। नारियल अगर असली वाला हो, GM नारियल ना हो, उसका तेल बहुत बढ़िया है। तिल का तेल बहुत अच्छा है।
रात को पूरी रात लगाना ठीक रहता है? ऐसा बालों के लिए दिक्कत तो नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ, इतना तेल नहीं लगाना है कि आपको जो है बिस्तर भी तकिया खराब हो जाए। हम्म, 1 चम्मच तेल 1 चम्मच पानी को लेकर फेंट दिया, हम्म, वो फिर गर्म तेल भी ठंडा हो जाता है। हम्म, जड़ों में लगाओ और बाल लपेट कर सो जाओ। वो पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा। सुबह आपको तेल वाले बाल धोने पड़ते हैं, लड़कियों को ड्राई चाहिए, तो धोने भी नहीं पड़ेंगे। हम्म, एकदम आसान। और फिर आपके ब्रेन सेल भी को भी नरिशमेंट मिलेगी ना, हम्म, right. वो भी कई लोग ये बोलते हैं कि हेयर फॉल जो होता है जेनेटिकली होता है, कि अगर पिताजी के हो थे सकता है। तो फिर वो हो बाल सकता वापस है, नहीं पर आ उपाय सकते। करने से जेनेटिक जो है डिसऑर्डर भी ठीक होते हैं आयुर्वेद से। परमानेंट नहीं होता जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको चेंज किया जा सकता है हम्म। खाने से, विचार से और प्रयोगों के चलो, ये द्वारा। तो सर पे लगाने वाली बात हो गई। जिसको हेयर फॉल हो रहा है वो अपनी डाइट में ऐसा क्या करे कि उसके गट। आंवला, आंवला। हमारे एक संजय हिंदवान है, हम्म, जर्नलिस्ट है, हम्म, उसके बाल सफ़ेद हो गए। उसने आंवले की गोलियां बनाई नमकीन, दिन भर एक एक गोली 2-2 गोली चूसता रहता था, 10-15 गोलियां खा जाता था। 4-6 महीने बाद उसके सारे बाल काले हो गए। आप विश्वास करेंगे, मैंने अपने बाल 3 बार काले किए हैं। अब दोबारा क्यों नहीं किए? सोचा होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, पर सब सर के होते हैं, दाढ़ी के नहीं होते। तो अभी सोच रहा हूँ एक बार फिर ट्राई कर लूँ एक्सपेरिमेंट के लिए। हाँ, हाँ, राइट। बहुत लोग वो तेल माँग रहे हैं जो बालों को काला करे, हाँ, तो बनाऊँगा, मैं भी लगा लूँगा, देख लेंगे। हाँ, राइट, राइट। बट आप कह रहे हैं जेनेटिकली भी बालों। मॉडर्न मेडिकल साइंस कह रहा है रिवर्स किया जा सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर लोग ये को। जो आजकल ट्रांसप्लांट वगैरह कराते हैं वो सही रहता है? बहुत महँगा काम है, टेम्परेरी काम है। आप नेचुरल चीज़ें करो ना। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम्म, जिसे कहते हैं, हम्म, मैंने नहीं किया, हथेली पर भी आपके बाल उग जाएँगे। आप हाथी के दाँत का पाउडर बनाओ, फाइन पाउडर, हम्म, बनाकर प्योर हो, असली हो, उसमें आप रसौंत मिला दो। रसौंत मतलब बेरबेरिस वल्गैरिस के नाम से आपको जो रसौंत है वो तो नकली मिलेगी। हम्म, बेरबेरिस वल्गैरिस एक होम्योपैथी का लिक्विड है, हम्म, वो लेकर मिलाओ, उसको एप्लीकेशन लगाओ, तो ऐसा कहते हैं हथेली पे बाल उग जाते हैं। मैंने किया नहीं, पर आयुर्वेद में जो लिखा होता है वो सही होता है। हम्म। जहाँ लगाओगे बाल उग जाएँगे। पर ये ऐसे तो लोग हाथियों को मारने नहीं लग जाएंगे? हाथी दाँत मार्केट में थोड़ा है। हाँ, अच्छा, जो ओके। हाँ, हम्म, हम्म, हाथी को मारेंगे तो आपको तो 1 करोड़ खर्चा आ जाएगा। हम्म, नहीं, पर जानवरों को, उनके ऊपर भी क्रुएलिटी तो नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना भी। बिल्कुल ठीक बात है। वेगन सोसाइटी जो है उसके बच्चे देखो, उसका दूध हाँ, नहीं पीना कितनी गलत बात है। हाँ। हाँ, आप गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी को काट के खा लो, वेगन सोसाइटी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका दूध नहीं पीना आपने। अब कितना उल्टा काम हो रहा है, हैं? कोई अक्ल का काम हो रहा है। वेगन सोसाइटी एक नोटेरियस ग्रुप लगता है मुझे, जो आपको दूध से, गाय से दूर करना चाहता है। अरे भई, आपको इतनी प्राणियों की चिंता है, तो जिनको काट-काट के लोग खा रहे हैं उनकी बात भी कर लो ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम होती है जिसको इंग्लिश में वॉट कहते हैं। शरीर पर मस्से होते हैं बहुत लोगों के। ये भी एसिडिटी के कारण है। अच्छा। आप अपने शरीर को अल्कलाइन बनाओ, पनवाड़ी से चूना ले आओ जो तंबाकू के साथ खाते हैं, 2 हम्म, गेहूँ के दाने के बराबर रोज़ खाओ। नंबर 2 वही चूना, और आपके 5-10 वो वॉट्स हैं, तो उसको पान की डंडी से उसके ऊपर लगाओ, वो गायब हो जाएगा। ओके। चूना अल्कलाइन है ना, हम्म। उसको पूरा एसिड को खत्म करेगा आपका, वो खत्म बात। कई लोग ना लेजर थेरेपी लेते हैं, आपने सुना है? इतना महँगा क्यों करेंगे जी? हमारी लेज़र थेरेपी तो ये ₹2 का चूना है। ओहो! लोग आपको आपने सुना होगा कि शरीर के बालों को हटाने के लिए भी फुल बॉडी लेजर थेरेपी होती है कि कई महीने तक बाल नहीं हमारे आते। एक गोविंद जी हैं, जी। आप नेट के ऊपर लिखेंगे ना, रसोई विश्व का पहला औषधालय, गोविंद। हम्म, आप लिखेंगे तो उनका एड्रेस मिल जाएगा, हम्म, उनसे मँगवा लो, 7-8 बार उनकी क्रीम लगाओ, लगाने के बाद बाल उगेंगे ही नहीं। हम्म, गोविंद नारायण, ओके। दिल्ली में ओके। ही है। अच्छा, राइट, राइट, राइट। अब मैं थोड़ा-सा ना टच करना चाहता हूँ जो आज की बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो है नींद के ऊपर। हुँ, क्या ज़्यादा सोने से वेट बढ़ जाता है? ज़्यादा सोना बीमारी की निशानी है। इसका मतलब आपका तन-मन स्वस्थ नहीं है। आप जो खाना खा रहे हैं, उससे डलनेस पैदा हो रही है, तामसिक है बहुत ज़्यादा। खाना वो अच्छा होता है जिसको खाने के बाद फ्रेशनेस आए। तो आपको खाना सुधारना चाहिए, तो ये ठीक हो जाएगा। ये नींद नहीं है, ये तो डलनेस है।
शरीर में एनर्जी है ही नहीं। हम्म। एक अच्छी नींद के लिए जैसे बहुत लोग होते हैं जो सोना चाहते हैं, मतलब रात को तो सो जाते हैं किसी भी टाइम पर, सुबह नहीं उठ पाते, सुबह बहुत मुश्किल से उठते हैं। रात को लेट खाना खाएंगे तो पेट में खाना सड़ जाता है, सड़ने के कारण फिर आपको डलनेस होती है। रात को हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनते, इसलिए रात का खाना सबसे कम खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए। और हमारी विडंबना क्या है, हम सबसे ज़्यादा खाना रात को ही खा रहे हैं, तो हम हेल्दी रह नहीं सकते, सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। आप करके देखो, रात का खाना बिल्कुल कम लो, ना लो, जो भी पॉसिबल है, सूप पी लो, ऐसा कुछ कर लो, सुबह नींद आराम से खुलेगी। और रात को त्रिफला और इसबगोल मिलाकर खा लो गर्म पानी के साथ, सुबह पेट अच्छे से साफ होगा तो फ्रेशनेस तो आएगी आएगी। अच्छी नींद के लिए क्या रात को खा सकते हैं जिससे कि एक अच्छी नींद आए? जिसको बीमारी की तरह हो नींद ना आने की प्रॉब्लम, तो कुछ दिन तक पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा की 20 से 40 ड्रॉप पी लो, होम्योपैथी की। डॉक्टर से सलाह करके उनकी गाइडेंस में पियो, बढ़िया नींद आएगी। ये पेन किलर का भी काम करेगा, स्ट्रेस को भी खत्म करेगा, नींद भी लाएगा। रात की नींद में लोग गलत क्या करते हैं सोते वक्त, या रात के वक्त ऐसा क्या गलत करते हैं जिसकी वजह से अगले बाईं दिन करवट सोना चाहिए। अगर वो दाईं करवट सोते हैं तो डाइजेशन खराब होता है, गैस बनती है। थोड़ी देर दाएं लेट के, थोड़ी देर सीधे लेटे, अधिकतम समय बाईं करवट सोना चाहिए। और सर हमारा जैसा बताया मैंने, साउथ में या ईस्ट में होना चाहिए। पॉलीफिल का तकिया नहीं होना चाहिए, कमरे में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना हो, तो नींद अच्छी आ सकती है। और सोने से पहले भ्रामरी कर दो। और दूसरा, यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी का 19 मिनट का योग निद्रा है, डाउनलोड करके रखो, उसको दूर रख के सुनो, सुनते सुनते सो जाओ, बढ़िया नींद आ जाएगी। रात को अब अक्सर लोग ना, जैसे मेरे भी मन में होता है कि मैं फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दूं, पर क्योंकि ताकि नेटवर्क कम हो और किसी तरीके से मैं रेडिएशन कम कर सकूं, फिर रात को मन में ये भी आता है कि किसी का फोन इमरजेंसी में आ जाए, फोन आ जाए तो क्या। तो फोन को किस तरह से रात को यूज करना चाहिए? मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। भगवान कृष्ण दुनिया से जाने से पहले अपना सुदर्शन चक्र जो आपको दे गए ना दुनिया चलाने के लिए, सुदर्शन चक्र उनको वापस कर दो, दुनिया चलती रहेगी। आपने ठेका लिया सारी दुनिया को चलाने का। दुनिया ऐसी चलती रहेगी, भगवान भी आकर चले गए तो भी चल रही है, रखो ना दूर, सुबह देख लेंगे मिस कॉल जो भी होगी। आप अपने पास फोन नहीं रखते रात को? मेरे मोबाइल में तो नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं ना, उसके अंदर मैंने जादू कर दिया है। अच्छा। चिप बना दी है, उसमें लगा दो, उस चिप को पकड़कर अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता बूढ़ा कोई, वो पकड़ो हाथ में, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। मोबाइल में उसको लगा दो, रेडिएशन खत्म। वैद्य जी, मैं आजकल जो सब्जेक्ट पर्सनली पढ़ रहा हूँ वो है कि हमारे देश के आने वाले 15 से 20 साल कैसे होंगे, और जो दुनिया भर में एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जो इंसान का दिमाग है वो कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है, जैसा कि थिंकिंग पैटर्न जिसको हम कहें, सोचने की क्षमता वो कम होती जा रही है, पेशेंस जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट पेस्ड लाइफ में आ चुके हैं, जो होगा देखी जाएगी। अगर मैं आपसे एक बेसिक चीज जानना चाहूं कि अगर किसी को भी अपने दिमाग को विकसित करना है, उसके लिए एक उपाय क्या होगा? 3 उपाय हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पाँव के नीचे देसी गाय के घी का मालिश करो, आपकी 15-20 दिन में माइग्रेन चला जाएगा, आंखें सुंदर बड़ी हो जाएंगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, यानी ब्रेन को टॉनिक मिला। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, भ्रामरी कर दो 5 मिनट तक, तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत, जो डॉर्मेंट सेल हैं वो एक्टिवेट होने लगेंगे। ये इसे कुछ ही दिन में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तीसरा, आयुर्वेद की दवाई छोटी सी तो है, ब्रह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी बराबर मिलाकर रख लो, चाय की जगह उसको डालकर गर्म पानी में वो पी लो, मेमोरी बढ़ती जाएगी, ब्रेन आपका हेल्दी बनता जाएगा, स्ट्रांग बनता जाएगा। फोकस को वापस लाने के लिए कुछ कर सकते हैं? ABS इंजीनियरिंग कॉलेज है गाजियाबाद में जी। वहाँ के बच्चे 1700 मेरे पास थे, सन 13 से 16 तक।
उन्होंने कहा जी हम 50 मिनट के पीरियड में 5 मिनट फोकस नहीं कर सकते, हमें नहीं पता लगता टीचर ने क्या कहा, कुछ समझ नहीं आता है। मुझे समझ आ गया कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने उनको सिखाया, सन 15 में वो काइट के बराबर दूसरे नंबर पे आ गया कॉलेज पूरे यूपी में, और 16 में पहले नंबर पे आ गया वो कॉलेज। वो क्या किया, एक ही बात सिखाई उनको, ये सिखाया गया है सीमन लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता लड़के लड़कियों को। मैंने कहा प्रोटेक्शन करो इसकी, रिप्रोडक्टिव मटेरियल की, केवल संयम से रहने से, पैक्ड फूड बंद करने से वो बच्चे जो पास होना जिनका संभव नहीं लगता था, जो कुछ समझ नहीं आता था, वो इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो कॉलेज 16 में पहले नंबर पे आ गया पूरे यूपी में। ये मिरेकल। सीमेन रिटेंशन का आपने, सीमन प्रोडक्शन, सीमेन प्रोडक्शन कहा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, एक तो प्रोडक्शन और दूसरे प्रोटेक्शन, यानी अपने सीमन की रक्षा करना। जिस मटेरियल से संतान पैदा होती है उसको जितना बचाओगे उतने सुपर ह्यूमन बनने की दिशा में आगे बढ़ जाओ। यानी वीर्य को बचा के कोई भी सुपर ह्यूमन बन सकता है। निश्चित रूप से, मगर केवल बचाने से काम नहीं चलेगा। ओके, उसको नीचे से उठाकर, मूलाधार से उठाकर ब्रेन तक एनर्जी के शेप में ले जाना पड़ेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ऊपर ले जाना। फिर आपके जो ये ब्रेन सेल 95%, 94% इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है, 5-6% तो काम कर रहे हैं, उनको जगा दो, आप सुपर ह्यूमन बन गए। आइंस्टीन न्यूटन बनने के लिए कितने सेल जगाने हैं? 8%। विवेकानंद बनने के लिए 25%, राम बनने के लिए 80%, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु अवतार भगवान बनने के लिए 100% ब्रेन सेल जगा दो, एक्टिवेट कर दो, आप भगवान हो जाएंगे। यही मोक्ष है, यही ईश्वर की प्राप्ति है, यही अल्टीमेट गोल है जीवन का। सारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट कर देना। फिर ये जो सेक्स वेक्स ये सब है ना, ये सुख देते हैं, और उसके आगे ये सुख इतना छोटा लगता है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा सुख मिलता है। ब्यूटीफुल। क्या इसके प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? आपने कहा कि अगर वीर्य को हम एनर्जी के रूप में ब्रेन तक ले जाएं तो हम एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। क्या इसका कोई तरीका है जो कि आज प्रैक्टिकली है ना? देखिए, आप लोगों को गुरु तो चाहिए हर चीज के लिए। आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके लिए आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लगाते हैं। कई टीचर होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ये जिंदगी को जीने का भी तो कोई गुरु होना चाहिए, कोई सिलेबस होना चाहिए। वो नहीं है, वो गुरु ढूंढो और करो। पर मैं आपको एक सरल उपाय बता देता हूँ। टांगों को स्ट्रेच करो। ये टांगों के अंदर जो खिंचाव आएगा उसके कारण सीमन प्रोडक्शन होती है। नंबर 2, जितना भी आपका ये आपका मुर्गी का उत्पादन है, सफेद मुर्गी का, वो आपके सेंसेस को इस ढंग से ऑपरेट करता है कि आप काम वासना में बुरी तरह डूब जाते हैं, तामसिक जिसको बोलते हैं। वो मत खाओ, और कच्चा प्याज मत खाओ, बाकी पकाकर खा रहे हैं तो खाओ। और ये पाँव को फैलाकर स्ट्रेच 3 मिनट कम से कम। आपकी जितनी भी डायबिटीज है, यूरिन की और प्रॉब्लम है, नौजवानों की कोई प्रॉब्लम है, लड़कियों की है, ठीक होने लगेगी। एक दवाई खा लो, 100 ग्राम आंवला सूखा, 200 ग्राम मिश्री, चीनी कभी नहीं खानी है, वो आपका सीमन लॉस कर देगा। वो 200 ग्राम वो मिलाओ, रोज 1-2 चम्मच खाओ, आप देखोगे लगातार जो आप गवा चुके हो आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये आप बोल रहे हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि वीर्य दिमाग तक जाता है, वो समय के साथ होगा जब हम एक बेहतर लाइफस्टाइल में आएंगे और इस तरह से एक्सरसाइज नहीं। उसके लिए फिर आपको यूट्यूब में जाकर सप्त चक्र साधना 21 मिनट की अवेलेबल है। अच्छा, ऊनी आसन पर बैठना और 7 चक्रों पे एक एक बीज मंत्र बोलते हुए ध्यान लगाना। आपको नहीं बोलना है, बस सुनना है। ओके, जैसे लम, मूलाधार में ध्यान लगा लिया, हमने इसका ऊपर उठने लगेगा। राइट, हमने इसका रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी किया था सभी चक्रों के ऊपर, तो आई गेस वो चक्रों की एक्टिवेशन की बात है जो आप कह रहे हैं। गॉट इट। अभी ना भारत के एक बिलियनर हैं जो बिहार से आते हैं, अनिल अग्रवाल जी, और रिसेंटली उनके जो पुत्र थे अग्नि अग्रवाल, उनका देहांत हो गया। बहुत कम उम्र थी, आई थिंक लगभग 49 ईयर्स के थे। और अनिल जी ने लिखा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी उस ट्वीट को रिएक्ट करा और काफी लोगों ने उसके बारे में लिखकर अपना दुख व्यक्त किया जी। अनिल जी ने बताया कि मेरा बेटा स्कीइंग कर रहा था, स्कीइंग, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में था और अचानक से खबर आती है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो चल बसा। प्रशांत तमंग इंडियन आइडल के विनर थे, 43 की एज में चल बसे।
कार्डियक अरेस्ट, बहुत लोग कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। सिद्धार्थ शुक्ला, ऋषि कपूर, इरफान खान, सिंगर के, हार्ट अटैक। ये जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट 2 कारण हमारे देश में यंगस्टर्स में बढ़ रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या कोरोना वैक्सीन से पहले ये था? बिल्कुल नहीं था। और मैं तो नहीं कह रहा, डॉक्टर जोसेफ मेरकोला अमेरिका वाले चाह रहे हैं, उनके शायद 30 पेपर होंगे अभी तक नेट के ऊपर पब्लिक डोमेन में, जो ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है इसके कारण आपका थ्रोम्बोसिस बनेगा ही बनेगा। ये इसी के लिए बनाया गया, उससे क्लॉट बनता है, आपकी इम्यूनिटी हर साल घटती जाती है और ख़त्म। एक बात। दूसरी बात जो मुझे याद आ रही है, जितने भी स्नान करने के तालाब बने हुए हैं पॉन्ड होटल्स में, सब में क्लोरीन है। मेरा बेटी और मेरे जवाई घूमने के लिए गए और 1 पॉन्ड में वो नहाए, आकर जो 2-3 महीने बीमार रहे, इलाज करना पड़ा क्लोरीन के कारण। क्लोरीन कैंसर पैदा करता है, आदमी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो अभी स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ मैं, उन सब में क्लोरीन है। क्यों? सरकार ने कहा है, साइंटिस्ट कह रहा है, आप नेट के ऊपर जाइए, पढ़िए डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन। आपको एक नहीं दर्जनों पेपर मिलेंगे जो बताएंगे इससे कैंसर होता है। तो हम सोए हुए हैं, आपके पॉडकास्ट से शायद लोग जाग जाएं। क्लोरीनेशन बंद होनी चाहिए। दुनिया के कई देशों ने बैन लगा दिया है इसके ऊपर। क्लोरीन हमें पानी को प्योर नहीं करती, हमें खत्म कर देती है। तो ये 2 कारण है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि बॉडी में इंटरनली हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, डैमेज हो रहा है यंगस्टर्स? पूरा। और दूसरा वो आपका, पर उसका ये समाधान भी सुन लो आप। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, अब तो हो गई 100 करोड़ लोगों की, क्या करो? किसी भी होम्योपैथ से सलाह करो, समझदार आदमी से। थूजा ऑक्सीडेंटलिस 1M, ये दवाई एक बार खा लो, 10 दिन के बाद फिर खा लो, 10 दिन के बाद फिर खा लो, पहला काम। दूसरा, किसी अच्छी जगह से गौमूत्र अर्क लाओ और महीना 2 महीने उसको 2 चम्मच रोज सुबह पी लो। जिनको एसिडिटी है, बहुत डाइनेस है, बहुत कब्जी है, वो एक इतना टुकड़ा गिलोय का रात को कांच के गिलास में कूट कर डाल देना, सुबह उसको मसल कर पानी को निकाल लेना, उस पानी में डालना 2 चम्मच गौमूत्र अर्क, उसकी खुश्की गर्मी चली जाएगी। वो 3-4 महीने पियो, आपका क्लॉट नहीं बनेगा। हिमाचल भारत सरकार दिल्ली में सन 14 में एक सेमिनार हुआ है जिसमें ये पेपर प्रेजेंट हुए, गौमूत्र क्लॉट बनने से रोक देता है। आयुष डिपार्टमेंट ने किया है और वो पब्लिकेशन मेरे पास है। तो आप हार्ट फेलियर से निश्चित रूप से बच जाएंगे। ये 2 काम कर दो। ऑलराइट। यंगस्टर्स में बढ़ने की वजह क्या? यंगस्टर में जो जवान लोग हैं उनमें ही हार्ट अटैक बढ़ने की? हाँ, हमारे जो पुराने बूढ़े लोग हैं उन्होंने फास्ट फूड, पैक्ड फूड नहीं खाया हुआ है। आप जो खा रहे हैं उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, सैचुरेटेड ऑयल है। वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर से पिघलता नहीं, और सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर होता है आजकल सर्दियों में। वो फैट अंदर जाम हो गया। तो उसका इलाज है, आप गर्म पानी में थोड़ा नींबू पी लो, वो डिजॉल्व होके निकल जाएगा। B12 की डेफिशिएंसी को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्यों? इसकी कमी हो जाए तो शरीर चलेगा ही नहीं, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाएंगे इसके कमी से। तो कैसे सिम्टम्स, कैसे शरीर में कैसे पता चलता है कि इसकी डेफिशिएंसी हो रही है और क्या कर सकते हैं? सबके डेफिशिएंसी है। क्यों? आप वो डाइट लेते ही नहीं जिससे बने। वो क्या है, आप सभी खमीर वाला आहार लो, विटामिन बी 5 दिन में बन जाता है हमारे पेशेंट्स को। ओके। खमीरी रोटी खाओ, खमीरे चावल, ये आपका बताया जो अभी आपको थोड़ी देर पहले, वो खाओ, 5 दिन में विटामिन बी बन गया। रेगुलर चिल्ला विल्ला ढोकला वो जो नेचुरल खमीर से बना वो खाते रहो, विटामिन B12 बन गया। स्प्राउट्स खा लो, हो गया। राइट। अभी के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि भारत में हमारी जो इतने घर हैं, सभी माँ, जितनी भी माँ हैं, उनके घर की जो किचन है उसमें सबसे जहरीली चीज क्या है? नमक, आयोडाइड साल्ट। नंबर 2 पे आपका चीनी सफेद वाली। नंबर 3 पे आपका रिफाइंड ऑयल। ये 3 जहर आपके रसोई में सबसे बड़े हैं। इसके अब आप ऑल्टरनेटिव्स भी दीजिए। रॉक साल्ट, जिसमें आयोडीन है, चिंता मत करिए, आपको फल सब्जियों से भी आयोडीन मिल जाता है, इसलिए उस चक्कर में मत पड़िए। दूसरा आपका चीनी,
खांड, शक्कर, मिश्री उसका प्रयोग करिए। ये आपको रिफाइंड शुगर नहीं चाहिए। तीसरा तेल, ये सबसे मुश्किल काम है, ढूंढ कर लाइए। जो आपका बड़ी-बड़ी कंपनियां हेक्सेन से तेल निकाल रही हैं, वो तो न्यूरोटॉक्सिन है, यानी ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बॉडी को खत्म कर देता है। ये बड़ी कंपनी का नहीं, छोटे यूनिट्स के आप तेल लाओ। वो तेल सरसों का, जहाँ खड़े होने के बाद आंख से आंसू आने लगे, वही असली तेल है, वो खाओ। जितने ये बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, ये हमेशा ही इतना हेल्दी रहते हैं, स्किन ग्लो करती रहती है। ये आपकी सूचना मुझे लग रहा है गलत है। सबसे ज्यादा कैंसर तो पंजाब के बाद फिल्म इंडस्ट्री में है। सबसे ज्यादा लोग वहीं मरते हैं पंजाब के बाद कैंसर से। वो ग्लो ग्लो नहीं करते, वो जो ग्लो करते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में लिया हुआ है। कोई सॉरी, लंबे बालों की आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं आता? वो तेल लगाने से बाल नहीं लंबे होते, लंबे बाल वाली लड़की को बिठा देते हैं कैमरे के आगे। कुछ है जेन्युइन भी। तो क्या कुछ वो आयुर्वेदिक कुछ ऐसा करते हैं? जैसे मैंने अक्षय कुमार की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना जो मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ है वो एक आयुर्वेद के बहुत अच्छे। वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है। तो ऐसा कुछ अक्षय कुमार आयुर्वेद में क्या कर रहे होंगे आपके हिसाब से? उनको देखकर आपको क्या लगता है? वो स्प्राउट्स वगैरह ले रहे होंगे। ये जो डाइट में जो उनको पैक्ड फूड वगैरह उनके डाइट में होगा ही नहीं, तो उनका आहार सही होगा। फिर ये जो आजकल ये जो चिकन विकन ये सब कुछ अंडे हैं, ये सब जहरीले केमिकल के हैं, ये सब उनके डाइट में तो होगा ही पर नहीं। प्रोटीन रिच लोग यूजुअली नॉन वेजिटेरियन। प्रोटीन आपके स्प्राउट्स में थोड़ा है जी, उससे रिच प्रोटीन तो कहीं भी नहीं है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का, रिचेस्ट। राइट राइट। आप चाय को जहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाय की पत्ती चाय नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं है उसको पानी में डालो पूरा ब्राउन हो जाए। इसको तो डाई कलर डालकर ब्राउन किया गया है। नंबर 2, नशे के लिए, ताकि आप उसको पीते रहें। बहुत जहरीले, बहुत घटिया ट्रैंकुलाइजर डालें इसमें, इसलिए मैं उसको जहर कहता हूँ। आप इसका प्रयोग करिए। 2 गिलास में दाल बना डालिए, कांच के गिलास में, एक में चाय डालिए, एक में ना डालिए। जिसमें चाय डाली 48 घंटे में भयंकर रूप से सड़ जाएगा। जब सड़ गया तो आपके पेट में भी तो वो यही करेगा, पेट में लिहाज थोड़ी करेगी वो चाय। अब बचपन से ही चाय पे चर्चा होती आ रही है, हर नुक्कड़ पर हो रही है। आज आप उनको बोलें चाय छोड़ दो, बोलेगा भैया मरते मरे, चाय तो नहीं छूटे। मेरे पेशेंट तो छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं उनको ये पिलाता हूँ ब्रह्मी शंख पुष्पी वाली चाय। पीते ही नशा हो जाता है, फिर चाय की इच्छा ही नहीं होती। यहाँ दिल्ली में भी मैं अपने साथ सामान रखता हूँ, जिसको पिलाता हूँ कहते हैं इसके बाद चाय की इच्छा ही नहीं है। राइट। तरीका है ना छुड़वाने का, आपको उसके बराबर कुछ उससे अच्छा देना पड़ेगा। तो ये चाय आपने खुद बनाई है? मैं सिखाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, बेचने के लिए नहीं बनाता। क्या रेसिपी थी? ब्रह्मी शंख पुष्पी जटामासी, और उसमें जो भी आपको डालना है। मैं तो गुड़हल के फूल थे वो डाल दिए उसमें, और आपका ये पलाश के फूल डाल दिए। ऐसा जो आपको समझ आए डाल लो। आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं? दोनों खाता हूँ। रोटी में कोई दिक्कत तो नहीं? ये आटा नहीं मैं खाता, जो आपका 1500 बार मॉडिफाई किया हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड आटा है ये नहीं हम खाते। क्या खाते हैं? जो थैली वाला आटा है जिसमें 2 साल में भी कीड़े नहीं पड़ते, हम वो आटा खाते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनको बताते हैं, वो पहले से वही बना रहे होते हैं। उसी घर में जाते हैं जहाँ पे देसी जौ है, देसी गेहूं है, देसी चना है, इसका आटा होता है। और चावल वो खाते हैं जो पकने के बाद आपस में चिपके ना। चिपकता है। जो नहीं चिपकता वो प्लास्टिक कोटेड हो सकता है, सुंदर होगा, स्वाद नहीं होगा। अभी मैं कहीं बाहर देश में था, वहां पे स्टिकी राइस बहुत फेमस थे। तो वो नाम ही ये लिखा था, स्टिकी राइस। और वो उनकी डिश का नाम था मैंगो स्टिकी राइस। तो वो एक आम देते हैं काट के और साथ में स्टिकी राइस। तो जब मैंने पहली बार खाया, मैंने भी सोचा कि यार ये कैसे चिपके। मजा तो आया, टेस्टी लगा, टेस्टी भी लगा। आप डीपू का वो चावल लो जो सस्ता घटिया है, उबाल कर खाओ, सुगंध नहीं आएगी, खाने का मजा आएगा। ये जो आपका बासमती जैसा चावल है ना, एक एक दाना अलग जी, टेस्टी नहीं है। ऐसा लगता है मुझे तो पत्थर डाल दिया खाने का मजा ही नहीं आता। राइट। आप सुबह उठ के क्या करते हैं? सबसे पहला काम ये करता हूँ, मैं पुराना लीवर का पेशेंट हूँ बचपन से। सबसे पहले मैं वो लेता हूँ जो आंतों के लिए बहुत अच्छा हो। पानी में गोंद 1 चम्मच, जिसमें आधा चम्मच मीठा मिला होता है ताकि चिपक ना जाए, लंप ना बने, वो डालता हूँ। इसबगोल डालता हूँ, थोड़ा शहद डालता हूँ 1-2 चम्मच प्योर वाला, और वो डालकर फेंट कर नींबू निचोड़ता हूँ उसमें, वो पी लेता हूँ। अच्छा। पीने के कारण मेरे पेट को बहुत रिलीफ मिलता है। फिर आज कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी एसिडिटी, उसकी दवाई खाता हूँ। दवाई मैं खुद बनाता हूँ, बनानी सिखा देता हूँ।
बढ़िया सूखा धनिया लो, हम्म। सुगंध वाला। 100 ग्राम धनिये में 20 ग्राम 30 ग्राम सौंठ डाल दो और उसको रोज खाओ। एसिड आपके न्यूट्रलाइज होंगे। फिर मैं आंतों की इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए एक दवाई खाता हूँ, जिससे जोड़ों का दर्द भी खत्म हो जाता है। सारा वो क्या है, हल्दी 100 ग्राम 20 ग्राम काली मिर्च, वो भी आधा चम्मच खा लेता हूँ। ये मेरी पहली रूटीन। ओके। और उसके आगे थोड़ा पूरा दिन पे लेके चलिए ना, थोड़ा थोड़ा आगे। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट, गिलोय लंच। का काढ़ा पीता हूँ। अच्छा। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद गिलोय का काढ़ा, नहाना धोना, फिर भ्रामरी, पहले व्यायाम, फिर उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, बस हो गया। भ्रामरी वगैरह ये सब उसी समय करता हूँ। लंच और डिनर? हाँ, सुबह लंच कितने, ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है? ब्रेकफास्ट मेरा हो जाता है 9 और 10 के बीच में हो जाता है। उसमें जैसे आज हमने बहुत सुपर फूड खाया, शकरकंदी बॉईल करके, वो खाया। अब दिन में दाल चावल खा लेंगे 1-2 बजे। 1-2 बजे, ठीक है। और डिनर कितने बजे होता है? शाम को कोशिश करता हूँ सूर्यास्त से पहले लाइट डाइट ले लूँ। लाइट में क्या क्या? खिचड़ी अच्छा, सबसे बढ़िया। और अगर रात को कभी भूख लगती है तो क्या करोगे? वैसे तो आप बोलेंगे मुझे लगती नहीं है। नहीं, मखाना वगैरह रख सकते हैं आप भून कर। अच्छा। कई लोगों को लग जाती है। आज ही किसी का मैसेज आया, रात को रहा ही नहीं जाता खाए बिना, मखाना भून के रख लो, वो ले लो, एंटासिड है वो ले लो। और मखाने के अलावा क्या हो सकता है? देखिए, बार बार क्रेविंग जो होती है खाने की, उसका एक ही कारण है, आपका गट बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बढ़ गया, गुड बैक्टीरिया मर गया, उसे क्रेविंग होती है। कॉफी, चाय, शराब, मीठा, तो उसके लिए अपने पास आप जो है मौसमी, माल्टा, काली मिर्च और नमक रखिए। जब अच्छा। क्रेविंग हो उसको खाओ। 1 महीना ये करने से आपका वो बैड बैक्टीरिया मर जाएगा, क्रेविंग खत्म। राइट। क्या दूध पीना सही होता है? मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल बंद, क्योंकि मिल्क अच्छा अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए वो बंद। घी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, घर में दूध बना लो अपना, वो आप पी सकते हैं, उसका दही जमा सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। सिंघाड़े काले वाले पीस लो, पीस कर पानी मिला के छान लो। बादाम, मामरा बादाम, गुरबंदी बादाम, ये बड़ा अमेरिकन नहीं। और तिल 1 मुट्ठी 50-100 ग्राम, वो भी भिगो कर पीस कर छान कर कपड़े से सबको मिला के पका लो। इसका आप दही भी बना लो, पनीर बना लो, मक्खन बना लो। दूध का कैसे पता चले कि बाहर से मतलब मिक्सिंग वाला है? 100% नकली है। कैसे पता चल सकता है? क्योंकि भारत में दूध रोज कितना पैदा होता है? लगभग 12 करोड़ किलो पर डे। खपत कितनी है? 70 करोड़ किलो। ये बीच का गैप कहाँ से पूरा हो रहा है? 58-60 करोड़ किलो दूध कहाँ से आ रहा है? निश्चित रूप से नकली है, जहर है। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट बाजार का, बाहर का कभी यूज नहीं करता, कभी रिकमेंड नहीं करता। अपना दूध बता दिया, बना के देखो तो। छोटी इलायची डालो, मोटी इलायची डालो, आप कहेंगे मजा आ गया। फ्लेवर जो चाहिए वो डालो। दही रात को खा लेते? रात को खाने से वात बढ़ जाता है, शरीर का एक स्वभाव है। रात को वात बढ़ जाता है, वातकारक चीज खाओगे तो और वात बढ़ेगा। और कैंसर जैसे बीमारियां वात के बिना होती नहीं है। जहां दर्द है वहां वात है, जहां ट्यूमर है, जहां ब्लॉकेज है, वहां वात है। ऐसे आपके फेवरेट 3 फल बताइए। अमरूद, जो बाजार में, दिल्ली के बाजार में सारा जहरीला अमरूद है, नकली है, खाने के लायक नहीं है। अमृता, आपका पपीता, दिल्ली के बाजार में एक भी पपीता खाने के लायक नहीं है, ऑरेंज कलर का है, सारा जीएम है। मैं देसी अमरूद लेता हूँ, जिसको काटने के बाद अंदर से वो फाइबर है, चिकनाई है उसमें। ये तो ड्राई है एकदम, नकली है अमरूद। आज हमने फेंका 1 किलो अमरूद। अब पता कैसे चला आपको कि ये नकली? टेस्ट से? काट कर देखो, टेस्ट खराब, और अंदर से सूखा एकदम, चिकनाई है ही नहीं उसमें, बीज बहुत कम। और अमरूद के अलावा 2 और बताइए। पपीता। पपीता क्यों पसंद? डाइजेशन? ये छोड़िए, आपको मैं वो बताता हूँ जो अवेलेबल है। हाँ, ये ठीक है। वो क्या चीज है? आपका संतरा माल्टा, जो बीज है जिसकी अंदर गुठलियों में, वो नकली नहीं है। उसको आप रात भर मीठे सोडे में रखो और खाओ, हो गया। सिट्रस फ्रूट जो है सर्दियों में खाना, वाह। और अगर आप मूली को भी फ्रूट मान लो, शलगम को भी फ्रूट मान लो, वो भी खाओ। राइट। क्या आपने पहले ऐसे बोला है कि 1920 से पहले पनीर एग्जिस्ट नहीं करता था? मैंने नहीं कहा। ओके ओके ओके। पनीर खाना सही है जो घर पे बने? खा सकते हैं, पर जरूरी नहीं। आपके दही अब कंप्लीट डाइट है ना, उसके लिए जो जो आपको चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और सब चीजें जो आपको चाहिए आंतों को, उसकी छाछ बना दो पतली, तो उसके गुण इतने बढ़ जाते हैं कि मुझे ट्रेन का भोजन करने के बाद, प्लेन का भोजन करने के बाद मैं बुरी तरह बीमार पड़ता हूँ। अच्छा। जहर ही जहर है जी, कितना भी महंगा हो। तो मैं एक बार बीमार हुआ और नागपुर में था, तो एक वैद्य आए आप जैसे नौजवान कि वैद्य जी मैं आपका इलाज करता हूँ, शोलापुर से आए। उन्होंने पता क्या दिया मुझे, पतली छाछ एकदम जीरा डाल कर दी। 5 दिन की बीमारी उसी टाइम ठीक हो गई, पेट का बैक्टीरिया बन गया जीरा डालकर। हमने इतनी बात करी ही है, तो आंखों का क्या ऐसा कोई तरीका है आयुर्वेद में जिससे कि जिसको चश्मे लगे हैं आंखों के लिए, वो चमत्कारिक उपाय एक बताता हूँ मैं। 75 साल में मेरे चश्मा नहीं है। आप हो सकता है फोन कम 24 साल में था, और अच्छा। मेरी आदत है लेट कर पढ़ना, इसके कारण नजर मेरी बार बार खराब होती थी, बार बार इलाज करना पड़ता था। ओके। अभी एक ऐसा एक सन्यासियों का बताया हुआ योग मैंने किया 4-5 साल पहले, मेरी आई साइट स्टेबल है। वो क्या था, गोरख मुंडी, नेट के ऊपर देख लेना, कोई समस्या नहीं। उसकी इतनी इतनी डोडियां होती हैं, बिना पानी के निकलना है उसको, बस 5-7 डोडियां आप खाली पेट निकल लो, तो निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है केला बिना केमिकल के हो, साथ में थोड़ा थोड़ा केला खाकर शायद वो निकला जाए, बस फिर आप आजीवन आंख आपकी ठीक रहेगी। दूसरा, पाँव के तले में गाय के घी की मालिश करो, और सुबह उठकर अपने मुंह की लार आंखों में लगाओ। कईयों की ऐनक बच्चों की उतर गई, जवान बच्चों की। ओके, राइट। कब तक ये ऐनक उतरती है? अगर 2-3 महीने में ठीक हो गए वो बच्चे। अच्छा। और कितना नंबर था आंखों का? 2 के आसपास? ज्यादा कम? ज्यादा भी थे। ज्यादा भी थे? ज्यादा भी थे। अच्छा। मायोपिया मतलब दूर की नजदीक की दोनों नजर खराब जिनकी है, दोनों भी ठीक हुए। आपके इस पूरे एक्सपीरियंस में सबसे बुरे फूड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? आजकल बुरे फूड कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, पर जो सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं जी, वो है मूली के साथ मिल्क प्रोडक्ट। परोठा मूली का बना लिया, दही के साथ खा लिया, चाय के साथ खा लिया, ये तो इनिमिकल हो गया, जहरीला है कॉम्बिनेशन ये। मूली के साथ कभी भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं। घी ले सकते हैं, दही, छाछ, पनीर, खीर, ये कुछ नहीं। ओके। और इसके अलावा कोई फूड कॉम्बिनेशन जो आपको लगता है बहुत ही जहरीला है? खट्टे के साथ कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, खिचड़ी के साथ सिरका नहीं होना चाहिए, मछली के साथ जो मछली खाते हैं, मूली खाने से फुल बेरी हो सकती है। ऐसी हमारी पूरी लिस्ट है आयुर्वेद में, संयोगज पदार्थ, विरुद्ध पदार्थ। मिल्क के साथ क्या 3 चीजें जाती हैं और क्या 3 चीजें बिल्कुल नहीं जाती? दूध के साथ क्या जाता है और क्या नहीं दूध के साथ खट्टा बिल्कुल नहीं, मूली बिल्कुल नहीं, और दूध के साथ बहुत अच्छी चीज आपके सर्दियों के लिए खजूर, उससे अच्छा क्या होगा? दूध और खजूर सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन सर्दियों का, अगर दूध असली हो तो, या घर का बनाया दूध हो तो। राइट, राइट। आज का आपने देखा है वैद्य जी न्यूट्रिशनिस्ट करके लोगों का एक प्रोफेशन बन गया है, डाइटिशियंस। मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आप सारे सवाल आप ही करेंगे। एक मैं भी कर लेता हूँ। आप बताइए, पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कैंसर फिल्म इंडस्ट्री में है, उनके पास डाइटिशियन इतने स्कॉलर्स हैं जो एक डाइट चार्ट का 2-4-5 लाख लेते हैं। कैंसर रुक गया उनका, फिर भी कैंसर हो रहा है। तो डाइटिशियन की वैल्यू क्या है? आयुर्वेद के हैं ना नियम दिए हुए, एक पैसा नहीं लगता, आप उसका पालन कर लो बस। आप डिस्क्रिप्शन में डालना हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, ये संयोगज पदार्थ, ये विरुद्ध पदार्थ, ये हम जरूर डालेंगे। बिल्कुल, आप मुझे केवल एक मैसेज डालना। ठीक है, ठीक है। मैं जब आपकी रिसर्च कर रहा था, बहुत लोग आपकी प्रसन्नता कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि वैद्य जी बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर कृपा है। हाँ जी। उसमें से अब एक बहुत बड़ा डिबेट रहा है, जो मॉडर्न साइंस है और जो आयुर्वेद है। अब हर डॉक्टर सही नहीं होता और हर फील्ड में हर तरह के लोग भी होते हैं। ठीक बात। तो मैं, क्योंकि आप आयुर्वेद को बहुत स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम सभी को एक साथ लेकर चलें। आपके एक वीडियो में कमेंट था, आयुर्वेद एक सूडो साइंस है, ये अगर एक चीज कर सकती है तो वो ये है कि वो आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है जिंदगी भर के लिए। सूडो साइंस है आयुर्वेद, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। आयुर्वेद सूडो साइंस कैसे हो सकता है, जो हजारों साल पुराना है, जिसको मॉडर्न साइंस रिजेक्ट करने के बाद फिर सिलेक्ट कर रहा है, बार बार इसी को मान रहा है।
WHO कह चुका है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं इसकी रेजिस्टेंस हर बीमारी में पैदा हो चुकी है, ये काम नहीं करेंगी। एक बार नहीं अनेक बार कह दिया, तो उसको कैसे रिप्लेस करना? आयुर्वेद से रिप्लेस कर रही हैं, सूडो साइंस हो सकता है। यही तो वास्तविक आयु का विज्ञान है। आहार क्या होना चाहिए, दवाई क्या होनी चाहिए, किस मौसम में क्या खाना क्या नहीं खाना, किस चीज़ के साथ क्या खाना क्या नहीं खाना, ये तो एक तो एब्सोल्यूट साइंस है ये स्वास्थ्य के लिए। क्या दुनिया में सभी बीमारियों का हल आयुर्वेद में मिल सकता है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा इसमें, केवल आयुर्वेद में समाधान है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, यहाँ पैलिएशन है। एक भी बीमारी का इलाज हो तो मुझे बता दीजिए। पर क्या ये उन सभी डॉक्टर्स के मुंह पे तमाचा नहीं है जो कई साल इस विद्या को ग्रहण करने के लिए लगाते हैं और उसके बाद कोई डॉक्टर या सर्जन्स बनते हैं? और अगर देश का कोई प्रधानमंत्री हो या देश का कोई भी एक ओहदा का व्यक्ति उन्हीं के पास जाता है, तो क्या ये उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं हो जाता? क्या हम इसको देखिए, ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अगर उन पे सवाल ना उठाएं, हम ये कहें कि वो भी सही हम भी सही? ये तो ऐसा बोलना है ना कि वो गलत हम सही। गलत सही कुछ नहीं होता, तथ्य तथ्य होते हैं। जो डॉक्टर है, मेडिकल साइंस को हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मेडिसिन पार्ट बिल्कुल गलत है, उसको थ्योरी ही गलत है। सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। जब किसी भी खनिज या पौधे में से आप एक साल्ट को अलग करते हैं तो आपने नेचर को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, वो जहर बन जाएगा। ये सिंपल साइंस है। तो आप एलोपैथी के अलावा दुनिया में कोई मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है जो एक साल्ट को अलग करता हो, तो इसका तो थ्योरी ही गलत है। तो इसमें क्या होगा, पूरा मेडिकल साइंस ठीक है, ये जो आपके लाखों डॉक्टर हैं हमारे अपने हैं, इनके ऊपर देश का करोड़ों रुपया लगा है, इनको खो थोड़ी देना है हमको। एक ही बात होनी है, इन सबको करवाना ही पड़ेगा एक कंडेंस कोर्स आयुर्वेद का। 6 महीने में हो जाएगा, इनको सब कुछ तो आता है, एनाटॉमी पैथोलॉजी सब कुछ इनको आता है। केवल 6 महीने का कंडेंस कोर्स आयुर्वेद का कराया, हो गया काम। करवाना क्यों पड़ेगा? WHO कह रहा है ना कि हमारी सारी दवाइयाँ बेकार होती जा रही हैं, काम नहीं कर रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि सभी दवाइयाँ ये बहुत गंभीर रूप से शरीर के लिए जहर की तरह काम करती हैं। क्यों? पहला मैंने कहा सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन, दूसरी थ्योरी, लीवर के पास हर चीज़ की कोडिंग होती है, यानी एड्रेस होता है। जो भी चीज़ मुँह में डालते हैं, जो भी हम खाते हैं, देखते हैं, तुरंत वहाँ से वो एंजाइम रिलीज़ होने लगते हैं, जो उसको पचाने के लिए ज़रूरी हैं। एलोपैथी की जितनी दवाइयाँ, क्योंकि सिंगल साल्ट है, नेचर में कभी नहीं थी, इसलिए करोड़ों साल में इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका कोडिंग लीवर के पास है ही नहीं, इसलिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए कभी कोई एंजाइम रिलीज़ नहीं होता है। इसलिए एलोपैथिक दवाई हमेशा बॉडी में जाकर टॉक्सिन का, जहर का काम करती है, जहर के रूप में डिपॉजिट होती है, कभी सिंथेसाइज नहीं होती। ये साइंस का फैक्ट है, इसको आप कैसे रिजेक्ट करेंगे? मानवता के हित में इस तथ्य को समझकर एलोपैथी का जो साइंस है उसको रखना, मेडिसिन को रिप्लेस करना। क्या आप ये देखते हैं कि आने वाला भारत पूरी तरह से आयुर्वेद हो जाए और आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट्स हों? क्या कोई सर्जरीज वगैरह आप नहीं देखते होनी चाहिए? सर्जरी जो है ये मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं है। अगर आप देखें, एक कर्नल ने हमला कर दिया, अंग्रेज ने इसके ऊपर, मैसूर के ऊपर, और उसने क्या किया, वहाँ के राजा ने उसकी नाक काट दी। वो भागता भागता आया, बेल गांव में एक वैद्य को दया आ गई, उसने उसको बुलाया, उसकी नाक नई बना दी। और उस व्यक्ति का, कर्नल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, उसने जाकर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा, देखो मेरी नाक का निशान भी नहीं है कटने का। तो वो लोग आए, उन्होंने आकर बेलगांव में सीखा उनसे, डॉक्टरों की टीम ने, और उस वैद्य ने कहा उनको कि ये आप, मैं अकेला नहीं हूँ, 7 लाख गाँव में 7 लाख वैद्य हैं मेरे जैसे भारत में। इतना हमारा समृद्ध सर्जरी का ज्ञान है, उसको उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के नाम से सारी दुनिया में फैला दिया, कभी नहीं बताया भारत से सीखा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो सर्जन कौन था? नाई था। यानी भारत के नाई जो है वो सर्जन थे, जो सर्जन थे वो नाई थे सारे, और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको गुरुकुल में पढ़ाते थे एक छत के नीचे बैठकर। जी, जी। कहाँ थी टचेबिलिटी? राइट। ये बहुत सी बातें, क्योंकि मैंने पहले राजीव दीक्षित जी को सुना हुआ है, तो उनकी स्पीचेस में कई बार मैंने ये चीजें सुनी हैं। कर्नल कूट, कर्नल कूट याद आ गया ना। तो राजीव दीक्षित जी की वो जो बातें हैं वो मुझे आज दोबारा से आपके माध्यम से सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा वैद्य जी, आज पहली बार मुलाकात हुई, बहुत ही चीज़ें आपने बड़े स्पष्ट रूप से बताई। जो यंग लोग आपको देख रहे हैं और जो जीवन में हेल्दी रहना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? जी,
मेरे दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के नौजवानों की तरह करेंगे, तो आपको जीवन में वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। सब कुछ मिलेगा, विल पावर से। हम्म। कॉस्मिक एनर्जी आपकी मर्जी से चलेगी। कितना संयम करना है, उतना संयम जितना आपको अचीव करना है। ठीक है? स्वामी विवेकानंद को 10 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथमेटिक्स के पूरे याद थे। उनसे पूछा, ये असंभव काम कैसे कर दिया? कहते ब्रह्मचर्य से। बस ये अगर आप कर पाएंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। One piece of advice you would like to give to your younger self, अगर आप अपनी उम्र में वापस जाना चाहें, एक ऐसी क्या एडवाइस होगी जो आप अपने आप को बचपन में खुद को देना चाहें आज के तजुर्बे के हिसाब से? बुजुर्गों के पास बैठो, उनको सुनो। आप उनको सुनते नहीं है, इसलिए आप उनके ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रणाम करो, आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ेगी। हमारे शास्त्रों में कहा है, नमस्कार उपसेविनः चत्वारो वर्धन्ति, विद्या बुद्धि यशो बलम। बलम के ऊपर तो मैंने सैकड़ों प्रयोग कर दिए। प्रणाम करो, ताकत बढ़ गई। वेट उठाने की ताकत बढ़ गई, तो 3 चीजें भी बढ़ेंगी। तो बुजुर्गों का सम्मान करो, सेवा करो, उनके पास कभी कभी थोड़ी देर बैठो, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी नमस्कार, वंदे मातरम। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।